गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये खबर मोरबी हादसे से जुड़ी हुई, क्योंकि उस हादसे का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि लोग किस तरह से अपनी जिंदगी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, किस तरह से लगातार वो संघर्ष हो रहा है कि कैसे ही जिंदगियां बच जाए। 134 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद रिपोर्ट भी तलब की है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, ये एक नया वीडियो, ये जो एरो आप देख रहे हैं इसके जरिए देखिए, ये सब वही लोग हैं जो फंसे हुए हैं और एक रस्सी के सहारे बस खड़े हुए हैं और उस रस्सी के सहारे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ही आगे पहुंचे और जिंदगी बच जाए। लेकिन पुल तो नीचे गिर गया, पानी के अंदर पुल है, पुल के ऊपर से गिरे ये सभी लोग हैं और लोगों के हाथ में रस्सी। दूर तक देखिए कितना दूर तक ये मुच्छू नदी में कितना दूर तक लोग आगे तक अपनी जिंदगी की मशक्कत के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनमें कई घायल हुए हैं। घायलों का मोरबी के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन 134 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। एक एक जिंदगी मायने रखती है और इसी के चलते ये जो वीडियो आया है ये समझा जा सकता है। देखिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि असल में वो दुर्घटना हुई है जिसको सुनकर, जिसको जानकर न सिर्फ गुजरात में, न सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही का सबब सामने आया है। इसमें बड़े सवाल भी मुख्यमंत्री से किए गए थे, लेकिन वो बचते हुए नजर आए। आखिर इस लापरवाही के पीछे वजह क्या रही, एक बार आपको सुनवाते हैं किस तरीके से लोग चीख रहे थे। तो देखा आपने कैसे महिलाओं की, पुरुषों की, हर वर्ग की, हर तबके की हमने आवाज सुनी है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग पानी में डूब गए। देखिए, इस पुल की जो क्षमता है वो 100 लोगों का भार झेलने की थी। 400 लोग इस पर सवार हो जाते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है और उसके बाद एकाएक ये दुर्घटनाग्रस्त चीजें हो जाती हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। इस पुल की NOC नहीं मिली थी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिलने के बावजूद भी इस पुल को खोला गया, तो क्यों? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देखिए एक तरफ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हवा की जो गुणवत्ता है जो इस तरीके से लगातार खराब हो रही है, इसको लेकर जितने दावे और वादे किए गए थे उस पर क्या स्थिति है। आपको एक बार बता दें, दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ी खबर ये, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की पोल खुली है। काम से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किया गया, विज्ञापन पर करोड़ों के खर्च हुए, काम क्यों नहीं हुआ। किस तरीके से आप देखिए दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई है। एक सफेद चादर दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है और ये स्मॉग की चादर है, ये धुएं की परत है जो फेफड़ों को खराब करने के लिए काफी है। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा में 300 को पार कर रहा है। आने वाले अगले कुछ दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की पोल खुलने लगी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये पोल खुली। देखिए, दिल्ली NCR की हवा हुई जहरीली। दिल्ली में फिर घुटने लगा दम। दिल्ली में सर्दियों का मौसम आने के साथ ही लोगों को खुली हवा में सांस नहीं मिलती। एक बार फिर इस बार भी सर्दियों का मौसम आने से पहले ही प्रदूषण अपने चरम पर है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर जा रही है। इस बीच दिल्ली NCR में प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। आने वाले अगले कुछ दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की पोल खुलने लगी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में
लोग 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सबसे खराब हवा में सांस लेते हैं। इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं चरम पर होती हैं। वहीं पराली से खाद बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने साल 2020 से 21 में करीब 75,000 रुपए खर्च किए। हैरत की बात यह है कि इसके विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर 15 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि घोल के छिड़काव पर 21 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रदूषण की ये स्थिति कोई पहली बार दिल्ली में खराब स्तर पर नहीं है, बल्कि हर साल प्रदूषण को लेकर आफत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साल 2021 से 22 में पराली से खाद बनाने के लिए बायो डिकम्पोजर खरीदने के लिए दिल्ली सरकार ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए और उसके विज्ञापन प्रचार पर 7 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च किए। घोल के छिड़काव पर 42,91,000 रुपए खर्च किए गए। यानी दिल्ली सरकार के दावे इन आंकड़ों में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार का दावा रहता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार काफी खर्च कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की वजह से कटघरे में खड़ी है, बल्कि कई सालों से दिल्ली वासी जहरीली हवा से खुद को बीमार कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार कैसे आने वाले दिनों में प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की आबोहवा सेहत के लिए बेहद खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया है कि उनके यहाँ पंजाब की तुलना में 10% ही पराली जलाई गई है और पराली से होने वाले प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर दिल्ली सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। देखिए। दिल्ली फिर बनी गैस चैम्बर, पराली पर आरोप प्रत्यारोप। पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली से दिल्ली की हवा जानलेवा हो गई। आसमान में पराली का धुआं छा गया है। AQI का स्तर खतरनाक हो गया है और अब आरोपों की बौछार भी तेज हो गई और बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और उसके लिए मुख्य कारण है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था पंजाब में जो पराली जलती है वो असली कारण है प्रदूषण का, और लगातार पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 13,000 घटनाएं हो चुकी है और आपने देखा होगा 33% बढ़ोतरी पराली जलाने की घटनाओं में हुई है। यहीं हरियाणा में 33% कमी आई है पराली जलाने में। तो सवाल ये बनता है बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ, सवाल ये बनता है कि पराली खरीदने का किसानों से क्या हुआ। ये सारी चीजों पे विफल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जहरीली हवा के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका ठीकरा अकेले पंजाब के सिर फोड़ दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में पंजाब की तुलना में 10% ही पराली जलाई गई। अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली के जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान कहां हैं, यानी सीधे सीधे सवालों के घेरे में पंजाब सरकार है। क्योंकि आरोप यह है कि दिल्ली सरकार पहले कहती थी कि पंजाब में जल रही पराली के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अब पंजाब में भी आपकी सरकार है। इसके बाद भी ये सामने आया है कि पंजाब में 23 अक्टूबर को 902 पराली जलाई गई, 24 अक्टूबर को 1019 पराली जलाई गई, 28 अक्टूबर को 2067 पराली जलाई गई है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद, नोएडा जैसे शहर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। खुदाई और पत्थर तोड़ने का काम भी रोक दिया गया है। ईंट भट्टों और माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों पर भी कई पाबंदी लागू की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल की तरह सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही मढ़े जाएंगे? प्रदूषण प्रणाली जलाने से हो या दूसरी वजहों से? पुख्ता प्लान कब तैयार होगा? कब तक दिल्ली और आसपास के इलाके सर्दियां आते ही गैस चैम्बर में बदलते रहेंगे और दिल्ली की हवा में जहर घुलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार ने भले ही ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए बना दिया हो, लेकिन उसका खौफ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राजस्थान से जो मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची को महिला ने जन्म दिया और उसके पति ने बेखौफ अंदाज में अपनी उस धर्मपत्नी को 3 तलाक दे दिया। पूरी खबर एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां बदस्तूर जारी। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां बच्ची को जन्म देने पर पति ने 3 तलाक दे दी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी जयपुर के अमानुल्लाह से साल 2020 में हुई थी। हाल ही में पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। इस पर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरे परिवार के सामने ही पत्नी को 3 तलाक दे दी। मेरे साथ ट्रिपल तलाक, स्ट्रैंड तलाक दे दिया। मेरे को बोला कि तेरी जो बच्ची पैदा हुई है, ये तेरा गिफ्ट है। बच्ची से कोई वंश नहीं चलता, लड़के से वंश चलता है, और कार नहीं थी दहेज में। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। उसके साथ मारपीट की जाती थी, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। उस समय भी उसने शिकायत की थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने झूठ बोलकर समझौता किया था कि वे भविष्य में उसे परेशान नहीं करेंगे, जिसके बाद पीड़िता दोबारा ससुराल में रहने आई थी। पहले जब मैंने सास ससुर और हस्बैंड के नाम जब उन्होंने मेरे को अत्याचार किया, तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया रामगढ़ थाने में। तब उन लोगों ने झूठा राजीनामा हमसे करवा लिया कि बोले कि विश्वास दिलाकर कि अभी तुम्हारी बेटी के साथ और छोटी मतलब इस लड़की के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा। 3 तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाली निशात हुसैन ने पुलिस से इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बिल्कुल शुरू से ये लड़की बहुत परेशान है। ये FIR से पहले 1 साल पहले के करीब हमारे पास आई थी, और तब भी ये इसने शिकायत करी थी कि मुझे नहीं रख रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने उनके सास को और उनको बुला के काउंसलिंग करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में यार दोस्तों के साथ प्रेशर बना के उसका राजीनामा करवा लिया। राजीनामे के बाद 34 दिन के बाद वो लड़की को लेके गए और वहाँ पे रख के 3 दिन के अंदर अंदर इसको तलाक दे दी। तो मैं अब मामले की शिकायत पुलिस के पास पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने कहा कि पति और ससुराल वाले उसे पहले भी तंग करते थे। यादिया ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया है, और अब उसके साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रखने रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने मुकदमा दर्ज किया है। जल्दी से अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि अनुसंधान के हिसाब से जो तथ्य सामने आए कार्रवाई की जा सके। पुलिस भले ही मामले में जांच की बात कह रही हो, लेकिन सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के कड़े कानून के बाद भी मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में एक बार फिर से मदरसों में सिलेबस को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बोर्ड से जुड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में एक बार फिर से मदरसों में सिलेबस को लेकर सियासत तेज हो गई है।
जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों में सिलेबस को लेकर अपने प्लान का भी जिक्र किया और कहा सिलेबस बदलने की बात नहीं है, बल्कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को 10वीं पास कर लेनी चाहिए। इसको लेकर हमने अपने मदरसे में प्लान बनाया है। साथ ही सरकार से इसमें हस्तक्षेप न करने की बात कही है। नहीं, कोई सिलेबस बदलने की बात नहीं है, बल्कि यह है कि 14 साल तक बच्चे को 10वीं पास करा देना चाहिए। हमने उसके लिए अपने मदरसे के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हमारा जो पुराना सिलेबस है उसको बदलना नहीं है। अरशद मदनी के बयान के बाद यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी जवाब दिया और कहा कि इसमें NCERT का कोर्स लागू करने की व्यवस्था की गई है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया और दीनी तालीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन NCERT का कोर्स लागू करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें गरीब मुस्लिम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देकर उन्हें IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का जो संदर्भ है, इसी को लेकर के अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे कराया गया है। बता दें कि दारुल उलूम देश भर में मदरसों का सबसे बड़ा संगठन है और इससे 4500 मदरसे जुड़े हैं, जिसमें 2100 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन दारुल का कहना है कि यदि पाठ्यक्रम में तब्दीली हुई तो मदरसे अपने असली मकसद से भटक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के देवबंद में दारुल उलूम के सम्मेलन में बड़ा फैसला लिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मदरसों के लिए सरकारी फंड लेने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देवबंद के दारुल उलूम हिंद के सम्मेलन की है, जहां देश भर के मदरसा संचालकों की बैठक हुई। इस सम्मेलन में 4500 से ज्यादा मदरसों के संचालकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मदरसों के विकास को लेकर बात की गई, साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए। दारुल उलूम के सम्मेलन में कई बड़े फैसले लिए गए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मदरसों के सरकारी फंड को लेने से साफ इनकार कर दिया। मदनी ने कहा मदरसों को किसी भी बोर्ड से ना जोड़ा जाए। उन्होंने आगे कहा दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता। ये तो हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत ख़राब हो गई आसाम के अंदर, और जहां बोर्ड का बिहार में हुआ वहां बिहार में ख़त्म हो गए। यहाँ अगर होगा यहाँ भी मदरसे ख़त्म हो जाएंगे। यूपी सरकार ने पिछले महीने यूपी के लगभग 16,000 से ज्यादा गैर सरकारी मदरसे का सर्वे कराने का फैसला किया था। सर्वे में कई जानकारी निकलकर सामने आए जो चौंकाने वाले थे। सैकड़ों ऐसे मदरसे मिले जो रजिस्टर्ड नहीं थे। ऐसे मदरसों की मान्यताएं रद्द कर दी गई। दारुल उलूम हिंद के सम्मेलन में अरशद मदनी ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। मदनी ने कहा दारुल उलूम के निर्णय पर पाबंदियां लगाई जा रही है। याद रखा जाएगा कि हालात और सरकारें बदलती रहती है। बता दें कि दारुल उलूम सोसाइटी से 1866 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिसने कभी भी यूपी या केंद्र सरकार से अनुदान नहीं लिया है। फिलहाल दारुल उलूम में लगभग 3000 कर्मचारी हैं। इसमें 100 उस्ताद शामिल हैं। दारुल उलूम का सारा खर्चा चंदे यानी ज़कात से ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और